अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान का जो मजमूई तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान जो है एक ज़रई मुल्क कहा जाता है। ये सिर्फ कहने की हद तक है, इसलिए कि जब आप फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो यहाँ पे बड़ा उसका फुकदान है। जब यहाँ पे फसलों के हवाले से बात करते हैं तो उसमें हमारा किसान बिलखुसूस जो है वो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नहीं है जो होना चाहिए। पूरा सिस्टम जो एक नाकारा सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारी पूरी कोशिश है इस वक्त कि किस तरीके से इन तमाम चीजों को, इस पैटर्न को सही किया जाए। एक बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री पाकिस्तान में क्या इनकलाबी इक़दामात पाकिस्तान के जो एक एग्रीकल्चर का निज़ाम है इसमें लाए जा सकते हैं, वो क्या इक़दामात हो सकते हैं जिसमें सही मानों में इस मुल्क में एग्रीकल्चर का जो शोबा है, जो ज़राअत का शोबा है, वो परवान चढ़े। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कराची स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कबूल मोहम्मद खटियान साहब। आप हैं सिंध चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर के। बहुत बहुत शुक्रिया कबूल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन अली खजर असलम ने। आप हेड ऑफ रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्डर के। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में हमें आमिर गनी साहब भी ज्वाइन करेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी अंजुमन काश्तकारान पंजाब। नाज़रीन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से मैं बात कर रहा था, पहले चलते हैं जरा कुछ स्लाइड्स की तरफ और उन स्लाइड्स की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त परफॉर्मेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेकेड वाइज ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर का पाकिस्तान में रहा, मुख्तलिफ दिहाइयों में जो परफॉर्मेंस रही, उसमें सबसे पहले आप अगर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि 60 की दिहाई की अगर बात करें तो 1960 का जो अशरा था उसमें एग्रीकल्चर हमारी जो ग्रोथ थी वो 5.01% क्रॉस किया इसने 5% को। उसके साथ साथ नेक्स्ट हम 70s की दिहाई में आ जाते हैं तो उसमें ये रिड्यूस हुई, काफी हद तक नीचे आई और 2.4% मजमूई तौर पर 70 की दिहाई में पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो किया। दैन उसके बाद हम चले आते हैं 80s की दिहाई अगर देखते हैं तो 80s की दिहाई में जो सबसे बड़ी बात कही जाती है कि तरबेला डैम की कमीशनिंग के बाद पानी की सूरत-ए-हाल इंतहाई बेहतर हो गई थी, जिसकी वजह से 5.4% आपकी ग्रोथ जो है वो आ गई थी 80s में। 90s में इसी को सस्टेन किया ऑलमोस्ट 4.4%। देन उसके बाद हमने देखा कि डिक्लाइनिंग पैटर्न जो है वो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर साइड पे सन 2000 का पूरी अगर आप डेकेड ले लें तो उसमें 3.2% और उसके बाद 2010 से 2018 ये कम होकर 2.3% के ऊपर आ गई। नेक्स्ट स्लाइड्स अगर पिछले 5-6 साल की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें 2014 में 2.5% जो है वो ग्रोथ देखी गई। उसके बाद 2.3% 2000 माली साल 2015 में। देन उसके बाद एक ड्रास्टिक हमने देखा कि सूरत हाल रही 0.15% माली साल 2016 में। एग्रीकल्चर पाकिस्तान का बहुत बुरी तरीके से नीचे आया। देन लेटर ऑन इसने जो है वो बेहतरी आई 2017 के माली साल में 2.07% जो इसने इंक्रीमेंट हुआ और अगेन 2018 में हमने 3.81% की ग्रोथ जो है वो देखी। कुछ स्लाइड्स और हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले पर्टिकुलरली जरा इन दो स्लाइड्स के हवाले से बात करें। जी कबूल खटियान साहब, सबसे पहले जो पाकिस्तान में 60 की दिहाई, देन उसके बाद 70 और उसके बाद 80 में हमने देखा कि तरबेला डैम की जो कमीशनिंग है उसके बाद पानी की मिकदार बेहतर हुई और बड़ा ग्रो किया। उसके बाद मुसलसल जो एक डिक्लाइनिंग पैटर्न है पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर ग्रोथ 5+ पे नहीं आ सकी। क्यों? शुरुआत जब हुई तो उस टाइम पे जो हम लोग की एग्रीकल्चरल जो भी हमारे सीड्स थे और जो भी हमारी प्रोडक्शन आती थी वो बहुत कम होती थी। तो जैसे ही पानी की सूरत हाल बेहतर हुई तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली उसको और उसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा हाइप दिख रही है कि जो वो आई। लेकिन उसके बाद नॉर्मलाइज जब सिचुएशन हुई और लोगों ने अपनी फसलें काश्तकार उन्होंने अपनी ज़मीनें ज़्यादा बेहतर करना शुरू की, इम्प्रूव करना शुरू की, तो हर साल जैसे इम्प्रूवमेंट अगर आए तो वो आपको नहीं दिखी। यहाँ तो स्टैगनेंट दिखी एक, और फिर यहाँ तो फिर एक साल कुछ आया जब पानी जिस साल बारिशें कम हुई तो कम भी होती गई और उसकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट आया। लेकिन लास्ट 2 इयर्स में जो ये इफेक्ट आपको दिख रहा है वो पानी की सूरत हाल बिल्कुल हमारे पास बहुत कम रही है और उसकी वजह एक और ये भी हो गई है कि हम लोग अभी तक भी 1960 और 1950 वाले तरीके पानी के इस्तेमाल कर रहे हैं। वी स्टिल इरिगेट द लैंड, वो जो पूरा पानी भर के ज़मीन को दिया जाता है उसी तरह से अभी तक हमारी काश्तकारी चल रही है। पानी की जो हमारी मिकदार है वो काफ़ी है
इतना स्वीट वाटर हर मुल्क में अवेलेबल भी शायद नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान कुदरती एक अल्लाह की तरफ से हमें ये पानी का जखीरा मिलता है हर साल, बारिशें भी होती हैं हर साल। एंड दिस ईयर अगेन बारिशें फिर अच्छी हो गई हैं, उसकी वजह से फसल में इंप्रूवमेंट भी आई है। कुछ जो छोटे फसल होते हैं जैसे कॉटन में नुकसान भी होता है, थोड़ी ज्यादा बारिश पड़ जाती है तो उसकी वजह से हमें नुकसान भी होता है। लेकिन वंस अगेन गन्ने की फसल हो गई या और जितने भी चावल वगैरह, गन्ना वगैरह, फायदा होगा, पानी ज्यादा लेता है, चावल को फायदा होगा, गन्ने को फायदा होगा। ऑल ऑर्चर्ड्स या जितना भी फार्म एरिया है, जितने भी दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे, वैसे तो काफी हमारी फॉरेस्ट खत्म हो गई है, वरना बारिश में हर फॉरेस्ट हर किस्म की उसको फायदा होता है। डेजर्ट एरिया को बहुत फायदा होता है। सो यू सी रेन्स आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, वो डेफिनेटली मैटर करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को डिक्लाइन दिख रहा है वो पानी की वजह से कम, उसके अलावा जो और चीजें जो इफेक्ट करती हैं, अभी इनपुट्स जो आपकी होती हैं, आ जाते हैं जरा उसके ऊपर उसी स्लाइड में उसके ऊपर भी आ जाएंगे। अली खिजर, अली 80s की जो दिहाई है 5.4% जो है एग्रीकल्चर ग्रोथ, देन उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल डिक्लाइनिंग साइड पे। क्या आप अगर एक एरियल व्यू ले इस वक्त इन डेकेड्स वाइज का, तो बीच में सुपर फ्लड्स वगैरह भी आए, वो भी हमने देखा, लेकिन क्या आपको नजर आता है कि क्यों हम 5.4% या 5% प्लस नहीं जा सके माजी की तरह बाद में? जी इमरान, इसमें दो तीन बातें हैं। पहले तो आप ये देखें कि जो शुरू में जब बेस छोटी थी तो ग्रोथ ज्यादा होती रही, जब बेस बड़ी हो जाती है तो ग्रोथ नंबर कम हो जाता है। जैसे कि आप डेवलप वर्ल्ड देखें तो वो तो 1-1, 2-2, 3-3% से ग्रो करते हैं, लेकिन बहुत डेवलप्ड है। लेकिन दूसरी बात हमें याद देखने की चाहिए कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के अंदर जो लैंड था वो बढ़ा नहीं, यानी कि वही तकरीबन 50 मिलियन एकड़ लैंड जो हमारा हमेशा से रहा वही रहा। उस पे हम बहुत ज्यादा क्रॉप्स बनाते रहे, हर साल में 2 क्रॉप्स मिनिमम होती है, कई दफा ज्यादा भी होती है, और क्रॉप रोटेशन होते थे। तो उससे क्या होता है, सॉइल के अंदर जान कम हो जाती है। अमेरिका के अंदर देखे साल में एक क्रॉप होती है और क्रॉप रोटेशन होती है, एक साल कॉर्न लगता है, दूसरे साल सोयाबीन लगता है। तो यहाँ पे वो चीज नहीं हुई। तीसरी चीज जो हुई कि हमारे यहाँ वो जैसे भाई ने बात की कि पानी का जो है हमारा वही फ्लड इरिगेशन का दकियानुसी तरीका कर रहे हैं दुनिया में इस वक्त। आगे ड्रिप इरिगेशन आ गई है, ड्रिप पे नहीं आए तो स्प्रिंकल पे आ जाए। स्प्रिंकल तो आसान है जी, आपने फवारे लगा के छोड़ देने हैं, और उससे पानी की कितनी बचत हो सकती है। और फिर पानी का हमारा माशाल्लाह एग्री निजाम जो है दुनिया के बेहतरीन निजामों में से होता है, उसको हमें फर्दर डेवलप करना है। उससे हमारा वो जो 50 मिलियन ऐसा है लैंड जो नॉन एक्रेबल है, या कोई ऐसा लैंड है जहाँ पानी नहीं जाता, वहां पानी पहुंचाएं। जो जिस लैंड पे कुछ उगा नहीं सकते वहां पे साइंस की मदद से कुछ उगाएं। दूसरा, हम अपने क्रॉप्स के अंदर जो है जरा जिद्दत लेके आए आप, और दूसरा हम मेजर क्रॉप के अंदर से निकले। अच्छा, एक और बात बताऊं, 1980 के बाद आपने कहा 90 से जो है ना क्रॉप वो नीचे आनी शुरू की थी ग्रोथ। आप ये देखें शुगर इंडस्ट्री भी उसी टाइम पे शुरू हुई है। आपके मुल्क में डेमोक्रेसी आई, शुगर इंडस्ट्री आई, और वो दबा के पॉलिटिशियन आए, और अब 80 मिले हैं, और उससे हम शुगर केन बहुत करते रहे। शुगर केन वाटर इंटेंसिव भी होता है, और उससे अच्छा क्रॉप जो है जैसे कॉटन और राइस वो हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, और एक्सपोर्टिंग भी होता है। तो ये चीज भी हमें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में 2017-18 के हवाले से अगर बात करें, जो फिगर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, लेबर फोर्स में एग्रीकल्चर जो है वो लेबर फोर्स में कंट्रीब्यूट करता है 45.8%, 45.8% जो है लेबर फोर्स में। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो मोर देन 42% जो है आपका एम्प्लॉयमेंट साइड पे आ जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर बात करें 29.9% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। एक्सपोर्ट्स 21% ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान की वो एग्री प्रोडक्ट्स के हवाले से होती हैं, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन है। जबकि वैल्यू एडिशन की तरफ चले जाएं डायरेक्ट में तो वो 19% के करीब है। इस वक्त कबूल खटियान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर कोई अकोमोडेट कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, चाहे वो लेबर फोर्स के हवाले से बात करें, चाहे वो आपके एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें, तो फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वो प्रो एग्री पॉलिसीज जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो नहीं है। आज आपका किसान जो है वो बहुत मुश्किल हालात में, अगर कोई कमा रहा है तो सिर्फ वो मेरे ख्याल से मिडिल मैन कमा रहा है या फिर जागीरदार कमा रहे हैं। सर देखें, जागीरदारी सिस्टम तो रहा नहीं, अब छोटी छोटी जमीनें रह गई हैं पूरे सिंध में और पंजाब में हर जगह पे, क्योंकि कुदरती अल्लाह की तरफ से जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो वो डिवाइड होती चली गई है जमीन। लास्ट 3-4 जनरेशन में जमीन इतनी कम हो गई है कि वो बहुत छोटे पीसेज हो गए हैं। पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट फार्मिंग है, यहाँ पे अभी तक भी बाहर की कंपनियां कोई आके उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है।
एग्जाम्पल देते हैं जी, फेडरल गवर्नमेंट में जहांगीर तरीन सिटिंग है और वो भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के उनके सिस्टम्स हैं, ये वो, ही इज वेरी गुड, डेफिनेटली वो कर रहे हैं, लेकिन एक जो पॉलिसी उनको बना के आनी चाहिए थी कि प्रोविंस में पहले तो फेडरल से पॉलिसी आए और फिर सीधा प्रोविंस में भी आए और इम्प्लीमेंट हो। पॉलिसी कागज में बना के शेल्फ पे रख देने की बात हम नहीं कर रहे। वी वांट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। कोई भी एक छोटी पॉलिसी ले आए, उसको आप इम्प्लीमेंट करा दें। यहाँ पे देखें, जो भी पॉलिसी बनती है वो सिर्फ बातों में बनती है। पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि जी डैम बनने की कंस्ट्रक्शन साइट हो गई है, शुरू हो रहा है, पैसे जमा हो रहे हैं, बट नाउ ये 6 महीने हुए कि वी डोंट इवन लिसन अबाउट इट। नाउ पता नहीं वेयर इज द डैम गॉन। कि हम लोग तो चाहते थे कि वो जो बादशाह मीर डैम बन जाए तो उसमें डेफिनेटली फायदा होता, मुल्क को भी फायदा होता, सिंध को बहुत ज्यादा फायदा होता, लेकिन वो तो फिर उन्होंने आखिर में शायद रियलाइज किया कि शायद पैसे नहीं है या फॉरेन फंडिंग नहीं मिल रही है, कि वो नहीं हो सकता। तो जो उसके लिए आराम से वो आप देखेंगे टीवी पे भी नहीं आ रहा, मीडिया पे भी नहीं आ रहा, बिल्कुल ही क्वाइट हो गया, बात ही खत्म हो गई। उसके अलावा जितनी भी और पॉलिसीज आपकी हैं, हम शुरू से कहते रहे हैं कि जी फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम लाएं। हमारे फार्मर एजुकेटेड नहीं है, उसको अंग्रेजी तक बोलना नहीं आती। इंग्लिश अगर सिर्फ पढ़ जाए एजुकेशन में तो वो अपने मोबाइल फोन के थ्रू कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर की देख सकता है, कि मतलब कि स्काइप पे देख सकता है, किसी भी चीज पे आप फॉलो कर सकते हैं। वी हैव टू ट्रेन द फार्मर। यहाँ पे आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो आपके जो इंडस्ट्रियल लेबर होता है, वो थोड़ा बहुत ट्रेन हो जाता है तो वो कीमती हो जाता है। इसी तरह से फार्मर हमारा ट्रेन नहीं है आज के, फार्मर हमारा ट्रेन नहीं है। हाँ, और जब इतनी बड़ी आपके पास लेबर फोर्स मौजूद है, इतना पोटेंशियल आपके पास मौजूद है, तो हम इसमें क्यों पीछे रह गए? अली खजर असलम से हम जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अली खजर, ब्रेक पे जाने से पहले मैं जो है बता रहा था कि लेबर फोर्स में 45.8%, एम्प्लॉयमेंट में 42.2%, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 29.9% और एक्सपोर्ट्स में 21% और वैल्यू एडिशन में 19% जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। इसके बावजूद भी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ आज तक रिवायती जो है वो काश्तकारी की जा रही है। हमारा जो फार्मर है वो आज भी बहुत ज़िबो-हाली का शिकार है। क्यों अली? इमरान, पहले ये देखें कि जो आपने नंबर्स दिए हैं एग्रीकल्चर के, उसमें से 60% जो है वो लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक के अंदर पोल्ट्री आ जाता है, मिल्क आ जाता है, मीट आ जाता है और ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें जिद्दत लाने की बात है, इसमें वैल्यू एडिशन की बात है। हमारे यहाँ जो है कि एक जमाने में हमारे में दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गाय भैंस होती थी। आज हमारे यहाँ वो गाय भैंस अगर दूध वाली देखे तो वो बहुत कम रह गई हैं उससे। और हम इस वक्त जो है हमारी गाय भैंस जो अगर 4 लीटर निकालती थी 1970 में, तो अमेरिका की भैंस भी गाय भी 4 लीटर निकालती थी। आज वहाँ की गैस 20 से 40 लीटर निकालती है, हमारी आज 8 भी नहीं निकालती। तो ये हमें देखना है कि उसकी सीड के अंदर, उसके सीमेंस के अंदर, उसके अंदर प्रिजर्व करना साहिवाल वाली चीज को, या उसमें जब ऑस्ट्रेलियन या नेदरलैंड से इंपोर्ट करना तो मिक्स ब्रीड को लेके आना, वो करना। फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है कि मीट होता है, कि जब एक गाय आती है तो उसका जो मेल होता है वो हम फेंक देते हैं, उसकी ब्रीडिंग करना, उसको उसके ऊपर आप स्लॉटर हाउसेस लगाना, उसके मीट को एक्सपोर्ट करना। फिर एक दूसरी सूरत पोल्ट्री की आ जाती है। उस पोल्ट्री में भी बहुत बड़ी मार्केट है और पोल्ट्री के अंदर आपने देखा कि आजकल आपकी इसकी कीमतें भी बहुत बड़ी हुई हैं चिकन की, इसमें भी एक पूरी गेम होती है। तो वो भी एक उस चीज को देखना है कि पोल्ट्री में हम क्या कर सकते हैं। वो जाहिर मैं ये चाह रहा था कि आज हम एग्रीकल्चर का ये साइड देखते हैं, बाकी पोल्ट्री और जो हमारा लाइव स्टॉक है उसको हम एक सेपरेट प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। इस वक्त आमिर गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल है अंजुमन काश्तकारान पंजाब। आमिर गनी साहब, आप प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इस वक्त एक और स्लाइड की तरफ चलेंगे जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की इकॉनमी में, मईशत में क्या है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 19% जो है वो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, पूरे मुल्क के अंदर इकॉनमी में ट्रांसपोर्टेशन साइड पे तकरीबन 5% जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्री साइड पे 8%,
होलसेलर और रिटेल साइड पे 6%। एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सेक्टर पाकिस्तान का इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर है आमिर गनी साहब। लेकिन ये सेक्टर पिछले 80 की दिहाई में हमने देखा, जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ थी उसके बाद हम उस पे नहीं आ सके। आज सूरत हाल बेहतर नहीं है, क्या तज्जिया करेंगे आमिर साहब? आमिर गनी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? राब्ता मेरे ख्याल से उनसे मुनक़ता हो गया। मजीद आगे बढ़ते, जब हम बात कर रहे थे पानी के हवाले से, पानी की दस्तयाबी के हवाले से, तो जरा एक नजर इसको भी हम देख लेते हैं कि जो एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान में पिछले कई डेकेड्स में वो क्या रही। 1900 से 1990 और 2000 के दरमियान की अगर बात करें तो 1.1% जो है वो अवेलेबिलिटी थी। देन 2000 से 2008 के दरमियान 0.4% अवेलेबिलिटी थी पानी की। उसके बाद ये फ्लैट हो गई, ये काफी कम हो गई, और लेटरली हमने जाके देखा कि 2013 से 2018 में महज 6% 0.6% जो है वो नेगेटिव साइड पर चली गई। पानी दस्तयाब नहीं है। कबूल खटियान साहब, पानी काफी नीचे आ गया आपके मुल्क में। बिल्कुल सही है। देखें सर, पानी आज के दिन पे भी जो अवेलेबल है, वाटर एक्सपर्ट जितने भी हैं हम लोग की उनसे मुलाकातें भी होती रहती हैं। अब पानी का चक्कर यह है कि पानी अवेलेबल है हमारे पास, जितनी जमीन हमारी काश्त हो रही है उसमें सिर्फ अगर हम फ्लड इरिगेशन खत्म करके ड्रिप पे आ जाएं, हम लोग अपनी जमीन को लेजर लेवल कर लें, तो हमारे पास आज भी इतना पानी मौजूद है कि हम अपनी सारी जमीन जो भी इरिगेशन के लायक है उसको हम फसल लगा सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि हम लोग की ज्यादातर जमीनें अभी तक लेजर लेवल्ड नहीं है। गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है हमें लेजर लेवलिंग में। लेजर लेवल अगर जमीन का 1 एकड़ हो जाए तो एग्जैक्टली 50-60% कम पानी चाहिए होता है। नहीं, ये क्या होता है लेजर लेवल? लेजर लेवल चीज होती है जिसमें आपकी जमीन को हमवार कर दिया जाता है एक ही लेवल पे, कि किसी भी साइड पे अगर एक टूथपिक आप लगाएंगे तो आधा इंच पानी देना है तो आधा इंच पानी पूरी जमीन पे एक ही लेवल पे आ जाता है। ठीक है। वरना वैसे पानी की बहुत जाया होता है, पानी कहीं पे ऊपर होता है, कहीं पे नीचे होता है। सो यू सी, जब लेजर लेवल आपकी जमीन एक दफा हो गई तो उस पर खर्चा शुरू में होता है 10-15-20 हजार रुपए एकड़, लेकिन फिर उसके बाद आपकी पानी की बचत बहुत ज्यादा हो जाती है। बट उसमें भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने वायदे करते रही हमारे साथ कि जी सब्सिडी फर्टिलाइजर पे रहेगी, बरकरार रहेगी। इलेक्शन के बाद ये 1 साल हुआ है, हमारी फर्टिलाइजर की सब्सिडी तक खत्म कर दी गई है। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को सपोर्ट दी जाती है। हम लोग के मुल्क के ज्यादातर लोग गरीब हैं। इधर हमें इस तरह की पॉलिसीज लानी चाहिए और इंप्लीमेंट करनी चाहिए ताकि कम से कम के रोजगार मिले और खाना तो कम पैसों में मिल सके लोगों को। ठीक है। आमिर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? आमिर गनी साहब जी सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है। आमिर साहब, इस वक्त बात ही की जा रही है कि पाकिस्तान में पानी के हवाले से हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके पानी, उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। तो पानी की वाफिर फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। ये कुछ तजावीज़ हैं जो इस वक्त हम चाह रहे हैं कि वो स्क्रीन पर भी जो है वो नाज़रीन के लिए सामने आए। जो तजावीज़ है, सबसे पहले ये कि पानी की अवेलेबिलिटी जो है उसको यकीनी बनाया जाए, साथ ही साथ पानी का बेहतर मसरफ हो। अभी जैसे कि बात की जाए, यहां पे की थी आपके लेजर लेवलिंग की, तो वो लेजर लेवलिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह ना होने की वजह से पानी ज्यादा जाया होता है। फिर नहरी निजाम का जो इंतजामी आप कह लें कि इसका जो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस खर्चा है उसकी रिकवरी के लिए इस वक्त ये बात भी की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब आप पानी का जो अभियाना होता है, जो पानी की कीमत होती है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। जितना सस्ता है 100 या 200 रुपए फी एकड़ इस वक्त शायद पानी के रेट से, और इसकी वजह से पानी बेदरेग इस्तेमाल होता है, ज्यादा जाया भी होता है। तो आप समझते हैं कि ये तजवीज थोड़ी सी बेहतर है? पानी थोड़ा सा महंगा होगा तो उसका मसरफ भी सही होगा? नहीं सर, ये बिल्कुल भी गलत सोच है कि पानी महंगा करके तो वो उसके मसरफ को हम बेहतर कर लेंगे। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर तो पहले बहुत ज्यादा क्राइसिस में है। एक तरफ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, मार्केट में उसकी चीज नहीं बिकती, और प्रोडक्शन कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी इस तरीके से अगर इसको या कम से कम आप जल्द से जल्द मीटरिंग की तरफ चले जाए ना, मीटरिंग का जो निजाम है उसकी तरफ आप चले जाए। जी देखें, ये जो खतियान साहब ने कहा है कि लेवलिंग जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि वो लेजर टेक्नोलॉजी के
जो लैंड लेवलर हैं वो फार्मर्स को मुहैया किए जाए, उसको लेवल किया जाए जमीन को, ताकि पानी के एक्सपेंस कम से कम हो, पानी जो है वो कम से कम यूज हो और उसमें जितनी बचत हो सकती है हो जाए। लेकिन अगर प्राइजेस उसको डबल करने आबियाना या दूसरी चीजें, मैं नहीं समझता कि ये कोई किसानों के लिए कोई फेवरेबल। अली खजर बताइएगा, ये आबियाना 100 से 200 रुपए फी एकड़ पानी कहा जा रहा है, इसके ऊपर रखते हैं क्योंकि जितना ज्यादा पानी जाया होता है, क्या ये कि इसमें तजवीज हो सकती है? भाई इमरान, मैंने तो दुनिया में एक चीज देखी है कि जो चीज मुफ्त है वो जाया होती है। हमारे यहाँ तो घरों में भी लोग ड्राइवर जो है गाड़ियों से पानी धोते हैं और वो खत्म ही नहीं होता। तो उसको हमें देखना ये चाहिए कि हमें इसको ठीक करना है, इस चीज को, और पानी का रेट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और बिल्कुल ये सही कहते हैं, लेजर लेवलिंग इन्हें करनी चाहिए और डिप इरिगेशन पे हो, तो जब पानी इस्तेमाल कम करेंगे तो बिल भी कम आएगा। दूसरा, हमें यह देखना चाहिए कि हमें जगह जगह रिजर्वायर बनाने चाहिए, हमें चैनल्स रहने चाहिए, और तीसरी चीज, इस सब को करने के लिए हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग चाहिए। जैसे शुरू में बात की थी कि पहले लैंड होल्डिंग बड़ी होती थी तो लोग ग्रोथ ले जाते थे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता था। अब जो है ये थोड़ी हो गई है, तो अब इसको ये है कि फार्म्स को इकट्ठे किसी को कॉर्पोरेट लेवल पे रखना चाहिए। ये जहांगीर तरीन साहब ये काम करते हैं, और भी लोगों को इसमें करना चाहिए और हुकूमत को इसमें फैसिलिटेट करना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। और हमें क्रॉप रोटेशन भी करनी चाहिए, और पानी का ऐसी क्रॉप पे हम आ जाते हैं, उस पॉइंट पे आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले खटियान साहब जरा इसके ऊपर बताइएगा, अगर जो आपका अभियान है थोड़ा सा इसको, क्योंकि पानी जाया होने से बचाना, और ये हमारी फितरत में है कि जो चीज फ्री या सस्ती होती है उसका जो है वो बेदरीग इस्तेमाल होता है। दूसरा ये कि सूबाई हुकूमतें थोड़ा सा और आगे बढ़े, जो आपका नहरी निजाम है उसको और वुसअत दें। देखिए, मैं आपको बताऊं, नहरी निजाम हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है, अंग्रेज के जमाने से बहुत अच्छा बना हुआ है। सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है और कंट्रोल की जरूरत है। उन्होंने हमें जो सिस्टम दिया था उसमें एक गर्मियों के सीजन में 27% to 30% आप आबादी कर सकते थे, उसके अलावा सर्दियों में आप 36% या 40% आबादी कर सकते। एक उसका रेशियो है जो उन्होंने दिया हुआ है, और हर मॉड्यूल्स पूरे कैनाल सिस्टम में उन्होंने दिए हुए हैं। आज के दिन पे तकरीबन सिंध की तो मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे हिसाब से 60 to 70% मॉड्यूल्स वो माप पे बने हुए नहीं है। जो साइज उनका है उस पे आप ले आए तो भी पानी टेल एंड तक जाके पहुंच जाता है। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की हमारी नाअहली है, बिल्कुल वो हमें एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। जो हम लोग के साथ, फार्मर के साथ होता है, हम आपके तवस्सुल से उनको खुद को कहना चाहते हैं, इरिगेशन सेक्रेटरी, इरिगेशन मिनिस्टर, वो बिल्कुल उस पर तवज्जो दें, और उस पे हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं, वाटर कोर्सेज पूरे सिंध के हैं, वो बिल्कुल रिपेयर होने चाहिए। पूरे पाकिस्तान के वाटर कोर्सेज के जो मुंह बने हुए हैं उनके जो साइज के मुताबिक, जो अंग्रेज के जमाने में साइज था, उस पे लाके खड़ा करना चाहिए, ताकि जितने भी लोग हैं, टेल एंडर्स को पानी नहीं मिलता। शुरू में जो लोग हैं वो ज्यादा पानी पी जाते हैं, चोरी भी होता है, हर चीज होती है। पानी के रेट ऑफ इंक्रीज करने की जितनी भी चीजें इस साल में फार्मर पे आपने सिर्फ लोड ही बढ़ाया है। हमारी फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ा दी, पेस्टिसाइड की बढ़ा दी, हर चीज बढ़ा दी, पानी की भी बढ़ा दें, टैक्स भी बढ़ा दिए। प्रॉफिट हम लोग को गुजारा ही नहीं हो रहा। अब तो पोजीशन ये है कि हम लोग वी आर मेकिंग अ लॉस। अगर हम 1 एकड़ ज्यादा लगा रहे हैं तो हमें उस एकड़ को प्रोड्यूस करने में हमें फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, गुफ्तगू के सिलसिले छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा मिलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से बेहतर हो सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आमिर गनी साहब, सेक्रेटरी जनरल अंजुमन काश्तकारान पंजाब। आमिर साहब, जो प्राइसिंग पॉलिसी है इसमें तब्दीली की जरूरत है। आप प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आइए ताकि जो इस वक्त क्रॉप पैटर्न है पाकिस्तान में, इसको तब्दील किया जा सके। वो फसलें आप लगाएं जो पानी की रिक्वायरमेंट जिनमें नहीं है। कपास की अब बात कर लें, कम है। गन्ने की तरफ हम जाते हैं चावल की तरफ। स्पेशली गन्ने की अगर बात करते हैं तो कपास के मुकाबले 3 गुना उसको ज्यादा पानी चाहिए। तो ऐसा ही ये पैटर्न किस तरह से तब्दील हो सकता है आमिर साहब? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब तक गवर्नमेंट कॉटन की कोई सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं करती तो फार्मर कॉटन की तरफ उस तरफ नहीं जाएगा। यहाँ पे शुगर केन पे थोड़ी सी सिक्योरिटी फील होती है कि ये एक गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस दिया हुआ है। सपोज अभी लास्ट ईयर कहते हैं जी कॉटन जो है वो डॉलर पे बिकती है तो इसका रेट अच्छा होता है। इस वजह से लास्ट ईयर 4000 के राउंड अबाउट कॉटन का रेट रहा है।
लेकिन अभी डॉलर जितना बढ़ गया है उस हिसाब से कॉटन का रेट भी बढ़ा है, कॉटन का रेट रिवर्स हो गया। तो अब इसमें बेयकीनी सी सूरत हाल है, कॉटन को काश्त कर लेते हैं तो वो जुए की तरह होती है, या तो वो सब कुछ बिक जाता है फार्मर का, या कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो गन्ने की क्रॉप में लोगों के आने का ज्यादा वजह यही है कि वहां पे जो प्राइस श्योरिटी है, यार ये एक गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस दिया है 180, इससे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, गो के अभी जो सूरत हाल है, कोई भी क्रॉप आप फार्मर कर रहा है वो लॉस में जा रहा है, क्योंकि डॉलर के प्राइस कहीं के कहीं चले गए हैं, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। 2014 की क्रॉप को गन्ने को 180 रेट मिला था और अभी तक 180 है। डॉलर कहाँ चला? और वो भी पूरा नहीं मिलता, वो 180 भी नहीं मिलता, वो भी पूरा नहीं मिलता। आपको मैं बताऊं 2017 की जो क्रॉप थी, वो उस क्रॉप में 80 रुपीज, सिर्फ 60, 70, 80 रुपीज शुगर मिलों ने गन्ना परचेज किया फार्मर से। ये जो आजकल आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस मुल्क में नजर आ रहा है, ये शुगर मिल्स का पैदा किया हुआ इकोनॉमिकल क्राइसिस है। हमारी बैकबोन एग्रीकल्चर सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे ज्यादा निगलेक्टेड है। ठीक है, अली खिजर आ जाते हैं जरा प्राइसिंग पॉलिसी। जाहिर है कि इसमें कहा कि सपोर्ट प्राइस जब तक नहीं होगी ये डायवर्जन नहीं होगा। गन्ना 3 गुना ज्यादा पानी मांगता है कपास से, और कॉटन में क्योंकि कोई सपोर्ट प्राइस नहीं है इसलिए वहां पे डायवर्जन नहीं है। ये कितना जरूरी है इस वक्त सपोर्ट प्राइस अली? इमरान, पहले इसको आप समझे कि आप करेंसी के लेवल और सपोर्ट प्राइस से देखें कि पिछले 5-10 साल में हमारी एग्रीकल्चर में हुआ क्या है। हमने 2008 के अंदर जो है वो वीट की सपोर्ट प्राइस कर दी, हमने उसको ऊपर लेते गए और वो कुछ सालों से वो 1300 रुपए पे है। और जो शुगर की जो सपोर्ट प्राइस है वो सूबे करते हैं, वो भी कोई 40-45 रुपए, 50 रुपए ऐसे लेवल पे रहती है जो मार्केट में अच्छे रेट होते हैं। आपने करेंसी को आपने रखा जी 100 रुपए के ऊपर, आपको कॉटन और राइस इंटरनेशनल प्राइस पे मिलता है। वो इंटरनेशनल प्राइस चूंकि नीचे थी क्योंकि आपने डॉलर का रेट नीचे रखा हुआ था, ये रुपयों में आपने महंगी रखी हुई थी कीमतें, तो हर कोई इसको उगाता था और फिर इसको जब हम एक्सपोर्ट करते थे सब्सिडी देते थे। आज आपने रेट कर दिया डॉलर का 157, 157। अब उसके ऊपर जो है आपको कॉटन जो है अब वायबल थोड़ी आती है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस कॉटन की नीचे हैं। ये कहते हैं जी हमें कॉटन और ऊपर दे, शुगर से भी कॉटन लग रहा है। अब कॉटन की प्राइस अगर ये 9000 की ले जाते हैं तो यहाँ पे जो बनती है वो आपकी 70 सेंट की बनती है, बाहर ये 60 सेंट की मिलती है। तो फिर टेक्सटाइल वाले कहते हैं भाई कि उस कॉटन के ऊपर जब हम वैल्यू एडेड टी शर्ट बनाएंगे या हम उसकी बेडशीट बनाएंगे तो वो बाहर वाला सस्ती बना लेगा। तो फिर वो उसको कहते हैं कि जी ठीक है जी, अगर आप कॉटन ऊपर लेके जाए तो फिर करेंसी को आप 180 पे लेके जाए, फिर इक्वेशन बनती है। तो ये देख लें, अब इनको ये देखना है कि हमने इकोनॉमी के प्रॉब्लम को कैसे लगना है। अगर हम ये चीजें करते रहेंगे तो सब्सिडी तो है नहीं, फिर करेंसी ऊपर जाएगी। ये बड़ी लेकिन उनको सपोर्ट प्राइस चाहिए और वो सपोर्ट प्राइस ले जाएंगे और फिर वो करेंसी पे प्रेशर आएगा, क्योंकि वरना आपको फिर टेक्सटाइल वाले को वो कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा। ये बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स, कोई आइडियल चीज नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़ी पेचीदगी है इस निजाम में। कटियान साहब। बिल्कुल सर, देखें ये जो प्राइसिंग का निज़ाम है ना, यहाँ पे हमारी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस तकरीबन तय नहीं हुई होती। इधर सिर्फ शुगर केन की एक प्राइस होती है जो साल में एक मीटिंग करके और उसमें ये अनाउंस की जाती है। उसमें भी प्रॉपरली हम लोग के हर साल झगड़ा ही पड़ जाता है, हर साल कोर्ट में केसेस ही हो जाते हैं। बाकी हमारी किसी भी मंडी में आप जाएं, हम सामान लेकर जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक वो बिकता है वहां पे। ये पूरा साल जो गुजरा है हमारे आलू को कोई प्राइस नहीं मिली, आम को कोई प्राइस नहीं मिली, लेमन की प्राइसेस बहुत डाउन है, मतलब इतनी डाउन है कि 50% डाउन है। एक बॉक्स हमारा जो पहले 1000 रुपए का 1200 रुपए का आम का बिकता था वो इस साल 500 और 600 रुपए में बिका है। लेमन की जो प्राइस हमारी होती थी 1500 रुपए, वो इस साल 400 रुपए पे और 500 रुपए पे लेमन का बॉक्स बिक रहा है। यहाँ पे जो मिडिल मैन है सारा प्रॉफिट यहाँ वो ले रहा है, यहाँ रिटेलर ले रहा है, अवाम को भी फायदा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग को डायरेक्ट मार्केट्स दे। कराची शहरों में पार्क्स अवेलेबल हैं, एक दिन हफ्ते का संडे का दिन है, हम लोग को पार्क्स में मार्केट्स लगाने दें कि फार्मर डायरेक्ट आके बेचे वहां पे। जो बीच में प्रॉफिट लेके जा रहे हैं लोग, इतना ज्यादा प्रॉफिट है कि अवाम को भी नुकसान है, उसमें से तकरीबन हर किलो पे उनको आधे पे आधा नुकसान है। अवाम को भी नुकसान है, हमारे को भी नुकसान है, लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कम पैसों में शहरों में खाना पहुंचाया जाए ताकि लोगों को कुछ फायदा हो। ये पहला बहुत ज्यादा जोर दिया था शब्बर जैदी चेयरमैन एफबीआर ने कि मिडिल मैन जो है ये कल्चर खत्म किया जाए, इसकी वजह से पाकिस्तान में असल महंगाई है। आमिर गनी साहब, ये एक्सेस इस तरह का अगर आपको मिले तो आप समझते हैं कि सूरत हाल काफी बेहतर होगी? ये बीच में आड़ती जो है, बीच में मिडिल मैन जो है, यही पैसा बना लेते हैं सारा?
जी बिल्कुल, ये हुकूमत को इस तरह की कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि फार्मर को परमिशन हो, वो अपना स्टॉल कहीं पे भी किसी भी सिटी में ले जाके वो डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके। लेकिन वो गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें करने की होती हैं, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है उसमें भी अभी गवर्नमेंट फेल है पूरी तरह से, वो प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रही उन चीजों को। अगर गवर्नमेंट ने जिस तरह, सपोज आपको एक एग्जांपल दूं कि गन्ने का स्पोर्ट प्राइस उन्होंने दे दिया 180, लेकिन उसके अंदर भी मिल माफिया जो है, शुगर मिल जो है, वो गन्ना चोरी करके और अपनी हट धर्मी बदमाशी कह लें, उससे फार्मर को पूरा रेट नहीं देती। ठीक, इसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि डॉलर के बराबर कम से कम गन्ने के रेट को, या जो 4 क्रॉप या 2 क्रॉप का उन्होंने सपोर्ट प्राइस दिया हुआ है उनको इंक्रीज करे। अब 2014 से लेके अभी तक 5 क्रॉप है जो गन्ने का रेट 180 ही है डॉलर। 2014 को आज को कंपेयर कर लें कितना डॉलर बढ़ चुका है, तो अभी तक ये इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई वर्किंग नहीं कर रही। इसी तरह आप वीट को देख लें, सपोर्ट प्राइस 1300 रुपए गवर्नमेंट ने बनाया आज से 5 साल पहले, तो अभी तक वो 1300 है, इसके ऊपर भी कोई नहीं है। बजाय इसके कि कल को गवर्नमेंट को इन चीजों के ऊपर बहुत सारा दर मुआवजा खर्च करना पड़े, बाहर से मंगानी पड़े, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर को सपोर्ट करे। देखिए, हमारा बैकबोन एग्रीकल्चर है, किसान। सर आ जाते हैं उसके, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। खटियान साहब, ये भी एक तजवीज है एक थिंक टैंक की तरफ से कि फर्टिलाइजर की कीमत 2017 के लेवल के ऊपर रखी जाए, जरूरत हो तो इसके ऊपर सब्सिडी भी दी जाए। आप क्या समझते हैं 2017 में की जो प्राइसेस थी फर्टिलाइजर की, वो काबिल कबूल है? देखें, सब्सिडी तो इनको लाजमी देनी चाहिए फर्टिलाइजर पे, लेकिन हमें 4 चीजों पे और भी सब्सिडी इनको देनी चाहिए फार्मर को। एक, हमारा डीजल बहुत ज्यादा खर्च होता है। डीजल बिकॉज ऑफ डॉलर इतना ऊपर हो गया है कि अब हम लोग जो भी चीज पैदा कर रहे हैं वो इतनी महंगी है कि वो खरीदार के लिए उस रेट पे खरीदना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें डीजल पे सब्सिडी की जरूरत है। वी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमें डीजल पे सब्सिडी दी जाए, फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे, और सीड बाहर से जो भी आता है। देखिए, रिसर्च फैसिलिटीज हमारी 0 पे हैं। कोई भी रिसर्च का इदारा पाकिस्तान पूरे में, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि सीड ही पैदा नहीं कर सके आप अपना, कॉटन का सीड आप अपना पैदा नहीं कर सके। आपकी वीट की प्राइस 10 साल पहले की 1300 रुपए, आज के दिन पे भी 1300 रुपए, इनपुट प्राइस हमारी डबल हो चुकी है। इसलिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। अब इन्होंने डील पता नहीं IMF से किया है, किससे किया, उसमें उन्होंने रख दिया है कि जी सब्सिडी हम नहीं देंगे, नॉट रियलाइजिंग कि पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर इज सब्सिडाइज्ड। ठीक, अली खजर क्या कहेंगे आप एग्रीकल्चर का, उसके ऊपर सब्सिडी कितनी जरूरी है, बिलखुसूस डीजल के ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर, सीड के ऊपर जो आप इंपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स के ऊपर? कोई शक नहीं, सब्सिडी बहुत सारी जगहों पे चाहिए, और कोई शक नहीं दुनिया में सब्सिडी होती है, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे पास पैसे नहीं है सब्सिडी देने के। तो ये तो 10 साल से सब्सिडी कम होती गई और अब खत्म हो गई। अब तो आपके सामने फिस्कल सिचुएशन है, इसमें तो आप नहीं सब्सिडी दे सकते। तो बैंकरप्ट गवर्नमेंट है। इसमें यह है कि चूंकि एग्रीकल्चर टैक्स सूबों का एक है, तो सूबों के पास बड़ा कैश भी है, तो सूबों को ये सब्सिडी देनी चाहिए किसी फॉर्म में। दूसरा, आपको कॉर्पोरेट फार्मिंग पे इंसेंटिव देना चाहिए। फार्मिंग हमारी प्रैक्टिसेस बड़ी ओल्ड हैं, उसको बेहतर करना चाहिए, बहुत जरूरी ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्टिलाइजर पे अगर सब्सिडी देनी है तो खुदारा कंपनीज के थ्रू ना देगी। पिछली 2017 की जो बात करते हैं उसमें आधी सब्सिडी तो फर्टिलाइजर कंपनीज के में चली गई। ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो किसानों को मिलनी चाहिए, एग्रीकल्चर शोबे में आनी चाहिए। ना आमिर साहब, लास्ट में मैं चाहूंगा कि जरा कंक्लूड कर लें 1-1 मिनट के अंदर कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो बैंकिंग फैसिलिटी है, जो कर्जों का हुसूल है एक आम किसान के लिए, वो कितना मुश्किल है? का जो सिस्टम है वो किसान के लिए इतना मुश्किल किया हुआ है कि जिस वक्त आपको कर्जा चाहिए, आप अप्लाई करते हो तो वो फसल आप उन्हें पुणे खराब करके जब फसल उठा लेते हो तो तब जाके बैंक से कर्जा मिलता है। इसको दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी कंट्री में चल जाए इतना टफ नहीं है। आप टेबल पे बैठते हो, चंद पेपर साइन करते हो, लोन लेके उठ के चले जाते हो। और इन कर्ज के सेक्टर में आप बैंक में चले जाते हैं तो आपकी जूतियां घिस जाती हैं चक्कर लगाते लगाते, और आपकी फसल तैयार हो जाती है जिस फसल के लिए आप कर्जा लेने जाते हो। तो ये मतलब बहुत, जिस फील्ड में भी पाकिस्तान में देख लें, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, वर्क की जरूरत है। स्पेशल तौर पे फार्मर के लिए इंटरेस्ट रेशो जो है वो बहुत ज्यादा कम कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को।
अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। कल्याण साहब, कमर्शियल बैंक्स हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं, इनके बावजूद भी एक्सेस नहीं है किसानों का, एक आम किसान का, उसके लिए वही वहां पे वाणी मौजूद है, और जो वाणी से एक दफा पैसा लेता है वो अपना घर बार बीवी बच्चे सभी बेचारा गिरवी रख देता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखें, इसमें ना फेडरल गवर्नमेंट की गलती भी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी गलती है। देखें, जो जमीनों का हमारे जो फार्मिंग लैंड्स हैं उनका जो रेट उन्होंने रखा हुआ है कि उस पे वो मैक्सिमम जो आप 1 एकड़ पे लोन उठा सकते हैं। हमारी जमीन की ऐसी भी जमीनें हैं सिंध में, टंडो इलायर की, टंडो जाम की, जिनकी 1-1 करोड़ रुपया एकड़ की वैल्यू हो गई है। उस जमीन पे भी आज के दिन पे भी हम 70 से 80 हजार रुपए से ज्यादा एकड़ नहीं उठा सकते लोन, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है। जब आपका इंडस्ट्रियल प्लॉट होता है 2 एकड़ पर है तो उस पे आप आके 20 करोड़ रुपए लेके और उस पे आप लगा सकते हैं इंडस्ट्री, और हमारी जो 1 करोड़ रुपए के एकड़ खुद की जमीन की वैल्यू है उस पे आप 1 लाख रुपया नहीं उठा सकते जमीन। और इतना प्रॉब्लमेटिक इन्होंने किया हुआ है कि 10 चीजें कहते हैं कि जी लेकर आए, वो कागज लेकर आए, वो कागज लेकर आए, तपेदार से हर जगह जहां पे आप जाते हैं वहां पे रिश्वत का गरम बाजार है। छोटा फार्मर बेचारा जाता है, उसको बार बार हर जगह 20,000 10,000 रिश्वत देके वो कागज निकलवाता है। इट्स इतना प्रॉब्लमेटिक है। इसको एक सिस्टम के तहत उनको खत्म करनी चाहिए चीजें। एक क्रेडिट कार्ड जैसा निजाम, क्रेडिट कार्ड फार्मर को इशू नहीं करते। मैं 10 दफा मीटिंग हुई है स्टेट बैंक की, उसमें कह चुका हूं ऑल बैंक्स, हर फार्मर को हमें क्रेडिट कार्ड इशू किया जाए। अगर जो फार्मर नहीं देगा पैसे उसके वापस तो उसका क्रेडिट कार्ड वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वो पूरी जिंदगी के लिए बैन हो जाएगा। हम जो भी फार्मर्स हैं उसको क्रेडिट कार्ड लेने बैंक जाते हैं, हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता कि हम बैंक एक्सेस, जो लोन एक्सेस है उसके लिए अली खजर लास्ट 40 सेकंड्स के अंदर अगर आप कंक्लूड कर दें। कोई शक नहीं जी, एग्रीकल्चर के अंदर स्टेट बैंक की बड़ी पॉलिसीज हैं जिसमें रेट्स भी हैं, लेकिन बैंकर्स इसको देना ही चाहते हैं। बैंकर बैठ के आता है सूट टाई, ये आता है धोती कुर्ते में, ये मैच ही नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर हमें बैंकिंग के निजाम को तब्दील करना, हमारे बैंकर का माइंडसेट ही नहीं है, उसको चेंज करना है। वो बैंकर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उसके फरोग के लिए? आप टैक्स क्रेडिट दीजिए बैंकों को, कुछ ना कुछ तो करें। आप नए तरह के बैंक लाए, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लाएं, स्पेशलाइज करें एग्रीकल्चर में, डीएफएस लाएं जो हेडक्वार्टर्स करें उन रीजन में, जैसे इंटीरियर सिंध में करे, साउथ पंजाब में करे और आपका दूसरे इलाकों में करे, और वहां के एग्रीकल्चर को समझें और उसकी ग्रोथ के लिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया अली खजर असलम, आमिर गनी साहब और कबूल खटियान साहब आज के प्रोग्राम में शरीक रहे। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है इसका जायजा ले और इसमें कहां कहां पे लूप होल्स हैं, हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो दे, हमारे किसान इसके ऊपर तवज्जो दे और ट्रू सेंस में पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर कंट्री जो है, एक ज़राई मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने लेकर आए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।